वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ चुके थे। आज हम जनरल फंक्शंस ऑफ ब्लड देखेंगे। रक्त के सामान्य कार्य। रक्त के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। रक्त के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, control of body temperature, defense against infection, healing of wound, maintenance of ionic balance, maintenance of pH, coagulations, maintenance of water balance, transport of heat, regulation of blood pressure, limb formation and diagnosis of disease। इन सभी कार्यों को हम एक एक विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। जैसा कि हमें पता है, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ही परिवहन किया जाता है। रक्त में पाए जाने वाला आरबीसी के साथ जो कि हीमोग्लोबिन लगा रहता है आरबीसी में, उस हीमोग्लोबिन के द्वारा लंग्स से ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, के रूप में रक्त के द्वारा इस ऑक्सीजन को लंग्स से विभिन्न जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस से रक्त के माध्यम से टिश्यूज़ से लंग्स तक वापस पहुँचाया जाता है और लंग्स से एक्सपीरेशन द्वारा इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हम जानते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वहाँ पर पाचक एंजाइमों द्वारा उनका पाचन किया जाता है, सरल अवस्था में उनको बदल दिया जाता है। इस पचित भोजन को रक्त के द्वारा ग्रहण किया जाता है और यकृत तक पहुँचाया जाता है और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। इन कोशिकाओं में इस भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उपापचय क्रियाओं के परिणामस्वरूप विभिन्न नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि का निर्माण होता है। इन सभी को अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल को रक्त के द्वारा उत्सर्जी अंगों, जैसे कि हम जानते हैं मनुष्य में वृक्क उत्सर्जी अंग है, तक पहुंचाया जाता है और इस वृक्क के द्वारा इनका उत्सर्जन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। अन्य पदार्थों के रूप में रुधिर, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि को उनके गंतव्य स्थान, जो कि एक्शन प्लेस होता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। शरीर के या दैहिक ताप नियंत्रण की अगर हम बात करें कि बॉडी टेम्परेचर है, ये हमारे टिश्यूज में होने वाले ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप बॉडी टेम्परेचर बनता है। और रक्त के द्वारा इस बॉडी टेम्परेचर का क्या किया जाता है, इक्वलाइजेशन किया जाता है। इक्वलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग हीट का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इस हीट का इक्वलाइजेशन करने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसा कि हमने रक्त का संगठन देखा था कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएँ? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों के द्वारा फैगोसाइटोसिस के द्वारा रोगाणु का भक्षण किया जाता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजन को नष्ट करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे दोनों ही विधियों के द्वारा, फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडीज़ के द्वारा शरीर की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। या यूँ कहें कि इन दोनों क्रियाओं के द्वारा शरीर से प्रतिरक्षा या डिफेंस उत्पन्न होती है। हीलिंग ऑफ वुंड, घाव का भरना। रुधिर है, ये टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करके घावों को भरने में सक्रिय योगदान करता है। इसमें से भी हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी में जो हम देख चुके हैं, लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की क्या करती है? मरम्मत करती है, उनकी वृद्धि करती है एवं उनमें विभाजन के लिए उनको उत्तेजित करती है। मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक बैलेंस। रुधिर है, ये कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित जो द्रव पदार्थ होता है, जिसे हम अंतरालित तरल बोलते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, उनके बीच में आयनों की मात्रा को
नियमित करता है। मेंटेनेंस ऑफ द पीएच। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं वो उभयधर्मी या एम्फोटेरिक नेचर की होती हैं, जिससे कि रुधिर के अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये रुधिर को बफर सिस्टम की तरह बनाए रखती हैं और रुधिर के पीएच को परिवर्तित होने से रोकती हैं। रुधिर का पीएच लगभग 7.4 होता है, अर्थात यूँ कहें कि रुधिर क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इन प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से रुधिर का पीएच क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। कोआगुलेशन, स्कंदन। रुधिर में स्कंदन की क्षमता होती है, जिससे चोट लग जाने पर शरीर से अधिक मात्रा में रुधिर का बहाव रुक जाता है, जिससे कि प्राणी की मृत्यु होने से बच जाता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर है एक जो इंटरनल जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स का होता है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण द्रव पदार्थ है। और इसके अलावा वाटर है ये बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं उनको नम बनाए रखता है और उन टिश्यूज़ की जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको भी सही सुचारू रूप से करवाता है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि इन जो टिश्यूज़ हैं इनको वाटर की जो सप्लाई बहुत आवश्यक होती है, और ये वाटर की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, रक्त के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप जो अतिरिक्त मात्रा में जल बनता है, उस जल का निष्कासन भी किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के माध्यम से करवाया जाता है। रक्त के द्वारा उस जल को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, किडनी तक पहुँचाया जाता है और किडनी के द्वारा इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। रुधिर शरीर के भीतरी भाग जो कि डीपर टिश्यू होते हैं उनसे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको सतह तक पहुंचाता है, जहां से वो वातावरण को दे दी जाती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रुधिर है अपने जो आयतन और जो विस्कोसिटी जो होती है उसमें परिवर्तन करके शरीर के ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, नियमित करने का कार्य करता है। लिम्फ फॉर्मेशन, लसिका निर्माण। रुधिर से लसिका का निर्माण भी होता है। लसिका वास्तव में क्या है, फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा है, जो छना हुआ रुधिर प्लाज्मा होता है। ये लसिका समस्त ऊतकों को क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखता है और उनके बीच में भरा हुआ रहता है। लास्ट है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जैसा कि हम जानते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा विभिन्न जो डिजीज़ होती हैं उनको क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। विभिन्न डिजीज़ को आसानी से पहचाना जा सकता है।